Good morning students. Welcome to QuestPod number 12. QuestPod जैसे मैंने पहले भी बच्चों को बताया, it is nothing but English का weekly talk. जैसे शुभम सर के वीकली टॉक होते हैं जिसमें वो एग्जाम रिलेटेड मैथ्स और एलआर की पढ़ाई का बताते हैं, तो इंग्लिश का वीकली टॉक, इंग्लिश का क्वेस्ट पॉड स्पेशली कस्टमाइज्ड है इंग्लिश की पढ़ाई को लेकर, इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश के सॉलिसिज्म्स को लेकर. क्लियर? सो लेट्स गेट रेडी फॉर क्वेस्ट पॉड 12. ओके, काफी बच्चों के इश्यूज थे मैम की थोड़ा सा स्टडी को लेकर बताएं, और मैंने जितने लास्ट वीक में काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स लिए उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि मैम आरसी में एक्यूरेसी नहीं आ रही है, और मैं थोड़ा सा चिंतित हो गई, परेशान हो गई. आई वाज लिटरली टेंस कि बच्चे कर क्या रहे हैं. Why I tell you, स्टूडेंट्स मैं चिल्ला कर कह रही हूं कि आरसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आरसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अगेन आई रिपीट, आरसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. आरसी अगर प्री में आया बच्चा तो 5 या मैक्स 8 मार्क्स तक आने के चांसेस है. बहुत कम ऐसे स्लॉट होंगे एसबीआई प्री में जहां आरसी 10 मार्क के लिए आएगा. सो अगेन आई से आरसी की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां उसका कनेक्शन है? मेंस में. मुझे जितने भी लास्ट वीक में कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे बात हुई बच्चों से, एवरीबॉडी वाज कंसर्न्ड कि मैम आरसी में एक्यूरेसी नहीं आ रही, और मैं टेंशन में आ गई. बच्चा आरसी की एक्यूरेसी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर प्री. विदाउट आरसी भी आप प्री निकाल सकते हो, ऐसा गलती मत करो. तो आरसी की एक्यूरेसी कैसे लाना है वो तो मैं बताती हूं, लेकिन प्लीज अपना माइंडसेट आप क्लियर करो कि आरसी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, आरसी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्री. फर्स्ट, अगर प्री में आरसी आया भी तो 5 से लेके मैक्सिमम 8 मार्क और कुछ स्लॉट्स में 10 मार्क के लिए आएगा. और प्री के जो आरसीज होते हैं वो कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले, वोकैबुलरी वाले होते हैं, या एक आध फिलर वाला आ जाता है. मेंस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जहां पे आरसी की एक्यूरेसी आना थोड़ा मुश्किल है. पहला पॉइंट अच्छे से समझा? ओके. सेकंड, जो भी आप आरसी सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस मॉक या स्मार्ट कीड़ा से कर रहे हो. जनरली उनके आरसीज जो है ना वो लेंथी आरसीज है. एग्जाम में जो आरसी का ट्रेंड देखा गया है, बहुत हो गया तो 3 पैराग्राफ का आरसी आता है, followed by 3 direct questions, 1 or 2 indirect questions. That's it. Clear? आरसी में एक्यूरेसी कैसे लाए मैम? कि जब आरसी लेंदी होता है तो आरसी में एक्यूरेसी लाने का एक ही तरीका है, बच्चा पढ़ते पढ़ते उसका स्ट्रक्चर बनाओ. मतलब तुम्हारी आंख, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा हाथ
तीनों साथ काम करना चाहिए whenever you are solving RC। पहला। सेकेंड, आरसी को सॉल्व करते टाइम इनिशियली जब आपको एक्यूरेसी लाना है तो टाइमर पे फोकस मत करो, ठीक है। भले ही पहले आरसी को 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, चले। और एक्यूरेसी कैसे लानी है, अगर 10 क्वेश्चंस आरसी के तो 10 के 10 मत सॉल्व करो, 10 में से 4 सॉल्व करो, लेकिन 4 में से 4 बराबर आने चाहिए। 10 में से आप 2 ही क्वेश्चंस करें बट 2 में से 2 बराबर आने चाहिए। क्लियर? ऐसे से ही आप आरसी की एक्यूरेसी लाएंगे। नेक्स्ट, मैम आरसी की स्पीड। बच्चा, स्पीड विल ओनली कम थ्रू प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी आरसी में। सेकेंड, स्पीड अगर आपको आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लानी है तो प्लीज बुक रीडिंग को मत रोको। बुक रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसीलिए एक हफ्ते में एक किताब तो होनी ही चाहिए। And let me tell you this one thing, स्टूडेंट्स के मुझे काफी मैसेजेस भी हैं कि मैम बुक रीडिंग का इतना बेनिफिट हुआ है हमको कि हमारी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन खुद ब खुद बढ़ गया। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका रिजल्ट आने के बाद भी, आरबीआई में सिलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने बुक रीडिंग को छोड़ा नहीं। एंड वन ऑफ देम इज ईश्वर, राइट। नेक्स्ट, जीएसटी। मैं आपको बार बार कह रही हूं, जीएसटी बनाने का एक टाइम है। टाइम इन द सेंस जिसकी बैच चालू है, जिसकी बैच को 2 महीने हो गए, वो बच्चे ने जीएसटी बनाना कोई सेंस नहीं है। मतलब जो बच्चों की बैच खत्म हो गई है 2018 में, जो बच्चों की बैच फर्स्ट ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स है, वो बच्चे अभी जीएसटी बना रहे। दिस इज नॉट द टाइम फॉर मेकिंग जीएसटी। जीएसटी का टाइम गया। मतलब जब आपने बैच ज्वाइन की या आपने नई इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की है, वहां से 1 महीना 1.5 महीने तक जीएसटी बनाते हैं। ऐसे जीएसटी कब तक भी नहीं बनाया जाता। दैट विल ओनली जस्ट कंज्यूम योर टाइम। ओके, डोंट डू दैट। एक और क्वेश्चन था कि मैम क्या हम वीडियोस देखें जो हिंदू के एडिटोरियल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के? नहीं देखें, बिकॉज आप सिर्फ ये देख रहे हो कि गेम खेला कैसे जाता है। आप जब तक मैदान में उतरोगे नहीं, गेम आपको आएगा ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू राइट नाउ एट दिस स्टेज। हम मई एंड पे बैठे हैं, जून में, और एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में एग्जाम्स आने वाले हैं, और आप कहोगे कि मैम मैं वीडियोस देखूं, तो मैं कहूंगी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वोकैबुलरी को भी आप पैसिव अगर लर्निंग करना है तो जैसे मैंने वर्डस्मिथ 1 और 2 के जो वीडियोस हैं, आप इसको ऑडियो फॉर्म में ले। आप कोई भी दूसरा काम करते करते उसको घर में चलने दो, जैसे घर में रेडियो चलता है, उसके थ्रू आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो तो ठीक है। पूरा काम छोड़ के सिर्फ वोकैबुलरी के वीडियोस देखते बैठे हो, सो दैट विल नॉट हेल्प यू। रादर देन दैट आप ग्रुप में वोकैबुलरी करें, ठीक है। नेक्स्ट, एसबीआई असिस्टेंट प्री के कुछ 3 फेवरेट क्वेश्चंस है जो मैं बताना चाहती हूं। एसबीआई असिस्टेंट प्री के ये 3 फेवरेट क्वेश्चंस है एग्जामिनर के आपके। ईडियम्स पूछेगा, फ्रेजल वर्ब्स पूछेगा और पीजे पूछेगा। पीजे इज नथिंग बट पैराजम्बल। ही कैन आस्क पैराजम्बल इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ और सेंटेंस जंबल भी पूछ सकता है। बट एसबीआई असिस्टेंट प्री में चांसेस है कि पैराजम्बल 5 मार्क के लिए आएगा, एक टिपिकल पैराग्राफ फॉर्म में। चांसेस है कि स्टोरी बेस्ड होगा, और चांसेस ये भी है कि बहुत सिंपल पैराजम्बल आएगा, ठीक है। सेंटेंस जंबल कुछ स्लॉट्स में आने के चांसेस हैं। बट एसबीआई असिस्टेंट प्री के 3 फेवरेट क्वेश्चंस यहां पे आपके सामने। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स एक्सपेक्टेड है 5 मार्क, पैराजम्बल 5 मार्क, स्पॉट द एरर 5 मार्क, 15 मार्क यहां हो गए। क्लोज टेस्ट या फिलर में से कोई एक करके 5 मार्क करेगा, 20 मार्क यहां हो गए। 5 मार्क आरसी, और 5 मार्क के लिए मैं एक्सपेक्ट करी हूं न्यू पैटर्न, जिसमें कुछ स्लॉट्स में वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड पूछ सकता है, कुछ स्लॉट्स में मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, जिसकी प्रैक्टिस फ्राइडे को YouTube लाइव सेशंस में 2 न्यू पैटर्न सेशंस के फॉर्म में हुई है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। क्वेस्टपॉड 11 में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। प्लीज मॉक टेस्ट वैसे ही दो जैसे मैंने आपसे कहा है। एनालिसिस की नोटबुक आप अलग से करें। अगला टेस्ट देने से पहले पिछला एनालिसिस आप पढ़ कर जाएं, ठीक है। लास्ट, स्टूडेंट्स, रीडिंग इज समथिंग, एज आई ऑलवेज से, इट्स समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल, जिसमें कोई भावताव करो ही मत, आप मुझसे बार्गेनिंग करो ही मत। मैम 2 की जगह 1 घंटा पढ़ू क्या, आधा घंटा कम करूं क्या? नो, रीडिंग इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल। एज फार एज राइट नाउ, सिंस एसबीआई असिस्टेंट इज वेरी क्लोज इट इज कंसर्न, मैं कहूंगी 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा बुक रीडिंग, 2 घंटे की रीडिंग होनी ही चाहिए। और जनरली आप एसबीआई असिस्टेंट प्री के लिए एडिटोरियल को रेफर ना करें, बिकॉज एडिटोरियल आने के चांसेस बहुत कम है एग्जाम में। तो एसबीआई असिस्टेंट प्री के लिए एडिटोरियल को रेफर ना करें। नेशनल,
इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन्स, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़े आप, ब्लॉग्स पढ़े आप, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. क्लियर? ओके, लेट्स गेट रेडी विथ वर्डस्मिथ. ओके, आज का सबसे पहला वर्ड, आज मैंने थोड़े से ज्यादा वर्ड्स लिए हैं बिकॉज एसबीआई नजदीक आ रही है और एसबीआई में इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जैसे मैंने बताया सेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ नए इडियम्स ऐड किए अलॉन्ग विद द एज यूजुअल वोकैबुलरी वर्ड्स. द फर्स्ट इज स्कर्ज. फर्स्ट वर्ड इज स्कर्ज. स्कर्ज इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब. ठीक है, स्कर्ज इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब. बेसिकली चाबुक को स्कर्ज कहा जाता है जब नाउन फॉर्म में यूज होता है. स्कर्ज का वर्ब फॉर्म में मीनिंग होता है कि किसी को मारना. टू हिट समवन, टू पनिश समवन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कर्ज. एज यू कैन सी इन द जिफ, Singham is scourging the goons. Singham is punishing the goons. Okay, to scourge is to whip, to punish. So Singham is here to scourge the goons. Scourge, punish करना, whip करना, मारना, किसी को sufferings देना, that is scourge. Next, unerring. Unerring यानी infallible, flawless, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जो बिल्कुल किसी भी गलती से मुक्त है, पवित्र है. कहा जाता है ना कि गॉड इज अनअरिंग, राइट? इनफैलिबल, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस. ओके, अनएरिंग विल बी एन एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, annihilate. Annihilate is nothing but to destroy at a larger front. बहुत ज्यादा substantial destruction को कहेंगे annihilate. For example, in the movie Avengers Infinity War, Thanos, with all the 5 or the 6 universal stones that he has annihilated the complete world. So he has destroyed, a mass destruction. यानी almost एक substantial front पे पूरी चीजों को खत्म कर देना. Annihilate, okay? Annihilation, annihilated, it's a verb. So as we can see in the movie Avengers, Thanos has done a substantial annihilation. Clear? Next, Spartan. Spartan is an adjective. Spartan, I think English movie का भी नाम है, आपने देखा होगा. Spartan यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, courageous है, disciplined है, austere है, जो बिल्कुल मेहनत के लिए अपने आप को झोंक देता है, जिसको लग्जरी और कंफर्ट नहीं कहा जा सकता. जनरली जो सोल्जर्स होते हैं, दे आर स्पार्टन, राइट? स्पार्टन इज एन एडजेक्टिव. सो सोल्जर्स आर स्पार्टन, फाइटर्स आर स्पार्टन्स, यू कैन से दैट. नेक्स्ट, अंडरस्कोर. अंडरस्कोर करना यानी हाईलाइट करना, एक्सेंचुएट करना, किसी चीज को अंडरलाइन करना. कहा जाता है ना, जैसे काजल आंखों में जो लगाया जाता है, इसको बेसिकली कोहल भी कहते हैं. ओके, सो आई लाइनर यू कैन से. सो दैट जनरली अंडरस्कोर्स द आईज, द ब्यूटी ऑफ द आईज, यू कैन से. हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, राइट? किसी चीज के ऊपर ध्यान लेकर जाना, वी कैन से एम्फसाइज करने को भी कहेंगे अंडरस्कोर करना. ठीक है? नेक्स्ट, नाउ लेट्स गेट रेडी विद द idioms. द फर्स्ट, कैरी द कोल टू द न्यू कैसल. Carry the coal to the new castle is doing a pointless action, doing something which is fruitless, doing something which is useless. That is carrying the coal to the new castle. For example, reading without understanding. Again, I repeat, reading without understanding is like carrying the coal to the new castle. मतलब कोई फायदा ही नहीं, ऐसा पढ़ना जिस कोई समझ ही नहीं आ रहा तो कोई फायदा ही नहीं. For example, carrying the coal to the new castle. Carry the coal to the new castle is doing a pointless action जिसका कोई रिजल्ट नहीं. For example, reading without understanding is like carrying the coal to the new castle. Reading without drawing GST is like carrying the coal to the new castle. इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. क्यों कर रहे हो तुम? जैसे अगर मैं 10 घंटे संस्कृत पढ़ रही हूं बिना समझे, it is what? Carrying the coal to the new castle, because इसका कोई रिजल्ट ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. Right? Next. Pull the wool over somebody's eyes. Pulling the wool over somebody's eyes यानी किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना. For example, in the movie Bahubali, you can see Bhallal Dev has pulled the wool over Rajmata's eyes. धोखा दिया था ना राजमाता को बाहुबली को मारने के लिए. That's what.
pulling the wool over somebody's eyes is to deceive someone, to trick someone, to cheat someone. In the movie Bahubali 2, the conclusion, Bhallal Dev has pulled the wool over Rajmata's eyes to kill Bahubali, right? Next, tie up the loose ends. Tying up the loose ends का मतलब होता है कि कोई अधूरे काम को पूरा करना. To finish the task, to complete some unresolved issues, to resolve some issues, to complete the task is basically tying up the loose ends. और ये SBI assistant के एग्जाम में आकर गया है लास्ट ईयर के या उसके पहले के, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली. टाइंग अप द लूज एंड्स यानी इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट करना. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन द पिक, वी कैन सी शिवा, द सन ऑफ बाहुबली, trying to kill Bhallal Dev so that he can tie up the loose ends, right? So he wanted to solve the issue. He wanted to complete the task which was left incomplete by Bahubali. He wanted to kill Bhallal Dev so that he can complete the task and make Maheshmati once again a prosperous empire, right? Next, pie in the sky. Pie in the sky, as pic में आप देख सकते हैं, something which is good but will never happen. Something which is good but very unlikely to happen. That is a pie in the sky. इसका synonymous होता है when pigs fly. ऐसी चीज जो अच्छी है लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है. ऐसी चीज जो अच्छी है लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी coming back as a captain in the Indian cricket team is like a pie in the sky. Mahendra Singh Dhoni coming back as the captain in the Indian cricket team is like a pie in the sky. हो जाए बहुत अच्छा लेकिन चांसेस बहुत कम है. Last, doing the rounds. Doing the rounds यानी passing the parcel. Generally ये idiom को gossiping के लिए यूज होता है, Chinese whisper के लिए यूज होता है, right? Basically doing the rounds यानी जो चीज, जो gossip, जो rumor एक इंसान से दूसरे इंसान के पास फैलता है, that is doing the rounds. So generally in corporate world, in corporate world, doing the rounds is nothing but grapevine communication, right? In corporate world, doing the rounds, gossiping or rumors is nothing but grapevine communication. It is bad that, people start doing rounds about rumors and gossips and everything. Clear? Chaliye, let's go for the next part, students, and that is grammar geek. Grammar में आज मैं लूंगी so और such. ये दो words का बच्चों को काफी confusion होता है कि इनको कहाँ use करें. This is a part of advanced grammar again. So और such, ये दो ऐसे words हैं कि जिनको कहाँ use किया जाए, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें. ठीक है. सो को यूज किया जाता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ ताकि उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके. कितनी गर्मी हो रही है, इट्स सो हॉट, यू कैन नॉट से इट इज सच हॉट, राइट? इट इज सो हॉट टुडे. एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ सो को किसके साथ यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ यूज किया जाएगा टू emphasize, okay, to underscore the importance of that word. She looks so young, he drives so slowly. Clear? Now, we are using the comparative form of the adjective. We use so to make it more stronger. So much more quickly. So basically, so का जन्म हुआ है adjective या adverb के साथ ताकि उस word पे ज्यादा emphasis आए. She's so beautiful. He's so smart. He is so intelligent, right? Adverb के साथ he drives so slowly. He writes so neatly. You can say this way. Clear? Let's go for the next part, that is such. Generally, such is used with a noun. ठीक है? Such को कहाँ यूज किया जाता है? Noun के साथ, ये याद रखें आप. So को किसके साथ यूज किया जाता है? Adjective और adverb के पास. Such को यूज किया जाता है एक noun के साथ. जैसे कि मैम एग्जाम्पल बताएं. Now let's see. You are such an angel. It's such a hot day. अभी मैम यहाँ पे such के साथ hot, but यहाँ आ गया ना, so it is acting as a noun. It's such a hot day. They are such lovely trousers. So generally such is used with a noun. Such is used with a noun. ठीक है? Next, there are so many people here, but
व्हेन वी यूज मच, मैनी, लिटिल एंड फ्यू विथ अ नाउन, तो फिर वहां पे सो आएगा। एक इसमें एक कंडीशन है, ये तो याद रहेगा। सो किसके साथ आता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब। सच किसके साथ आता है? नाउन। लेकिन अगर यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यहां पे कुछ अगर ऐसे वर्ड्स हैं, मैनी, फ्यू, लेस, या आप कंपैरेटिव डिग्री, ओके, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, लेस, अगर ये सारी चीजें हैं तो भी इनके साथ, नाउन के साथ क्या जाएगा? सो जाएगा। सो किसके साथ जाता है? एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ। लेकिन नाउन के साथ कब जाएगा? जब नाउन और सो के बीच में ये सारे वर्ड्स हैं, मैनी, फ्यू, मच, लेस, ऑल दिस, और सच जाता है नाउन के साथ। तो ये तीन चीजें आप याद रखें। देयर आर सो मेनी पीपल हियर, सच मेनी पीपल नहीं बोलते हैं। I had so little time, okay? And I think this is something advanced कि generally आप क्या करते हैं, so और such को that के साथ भी use करते हैं और आगे clause आता है। एक और use है, so और such के आगे that आता है, followed by the subordinate clause of it. So this is one more construction structure possible, ठीक है? चलिए next. Okay, let's get ready with avoidable solecisms, the most common grammatical errors that people make. ठीक है, चलिए सबसे पहला है स्टूडेंट्स, he starts work every day and another is every day. ठीक है, अभी देखो बच्चा, every day जब आप बोलते हो, जब when it is written as a single word, it is acting as an adjective. और इसका मतलब होता है something which is very common, something which is very common. नेक्स्ट, जब आप दोनों वर्ड्स के बीच में गैप लेते हो, इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्बियल फ्रेज एंड इट मीन्स ईच डे. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूं कहां यूज करना चाहिए. मेरी आंटी रोज मेरे घर पे आती है. हाउ डू यू से दैट? माई आंट्स विजिट इज एन एवरीडे अकरेंस. माई आंट्स विजिट इज एन एवरीडे अकरेंस. यहां बराबर है, कॉमन है, रोज आती है. ठीक है, समथिंग विच इज वेरी कॉमन, समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल. यहां पे कोई स्पेसिफिक है, ईच डे अगर आपको बोलना तो वहां जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, लेस देन 10 पीपल शोड अप. ओके, लेस और फ्यू का फर्क आपको बता दे. लेस का मतलब भी कम है, फ्यू का मतलब भी कम है. लेकिन जब आप काउंटेबल यूज कर रहे हो, जब आप नंबर यूज कर रहे हो, तो वहां आता है फ्यू. जहां पे नंबर नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो आएगा लेस. यू हैव टू से गिव मी फ्यू एप्पल्स, करेक्ट. गिव मी लेस वाटर, करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, दिस हाउस इज बेटर देन. ये देन और ये देन में फर्क है. ठीक है, देन इज तब, than is used for comparison. Okay, तब. For example, I went there, then she came. मैं गई तब फिर वो आई, तो then. than for comparison. then और than के डिफरेंस को याद रखें. ठीक है, चलिए let's go for the next part students, and that is the last part of the session, that is motivation. आज का जो मोटिवेशन का सेशन है वो मैंने कुछ पिक्चर्स के साथ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, एजुकेटिंग, मेंटरिंग, गाइडिंग, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स. 17 साल से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ. लोगों को पढ़ाना, गाइड करना, मेंटर करना, एजुकेट करना, टीच करना एंड ऑल दिस. तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई हैव जस्ट फेल्ट दिस कि जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो इनमें से किसी 3 कैटेगरी में आता है. अब आपको ये सेशन के बाद डिसाइड करना है कि मैं कौन से कैटेगरी में हूं, यानी आप कौन सी कैटेगरी में हैं और आपको किस कैटेगरी में होना चाहिए सक्सेस के लिए, ये आज आप डिसाइड करोगे. सबसे पहला, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जनरली ये जो पत्थर होते हैं, ये स्टोन्स जो होते हैं, जब इन पे पानी गिरता है तो ना ये पानी को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ना ये पानी को जमा करते हैं, ये पानी को बहने देते हैं. तो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस रेनफॉल? यू नो, रेनफॉल जो पानी गिर रहा है, इट इज नथिंग बट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज. मतलब मैम समझाएं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि टीचर क्लास में उनके ऊपर नॉलेज की बारिश कर रही है. ठीक है,
अब नॉलेज की बारिश हो रही है तो आपको अपने अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में पढ़ा रही हूं, बुक रीडिंग दे रही हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग दे रही हूं, तो तुमको अपना जो डेली स्केड्यूल है उसमें चेंज करना पड़ेगा। तुम अगर 3 बजे उठते हो, आई मीन तुम अगर सुबह 8 बजे उठते हो, तो तुमको 4 बजे उठ के रीडिंग करना है। तो you have to accept the change. This rainfall is nothing but the change in the form of knowledge that is coming to you. कुछ बच्चे होते हैं वो आता है, टीचर चिल्लाता है और वो जाने देते हैं. They don't absorb anything out of it. They don't get involved into anything out of it. So that is the first type. Second, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आपने बारिश का पानी गिरता हुआ देखा तो वो तालाब के फॉर्म में, लेक या पॉन्ड के फॉर्म में बन जाता है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टीचर जो नॉलेज बोल रही है उसके नोट्स सिर्फ जमा करके रखते हैं ताकि दूसरों को काम आ सके. मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन, अरे मैडम ने ना मुझे सुधा मूर्ति की 10 किताबों का पीडीएफ दिया है, वो मेरे पास जमा है, तुम ले लो. ठीक है. शुभम सर ने ना जो नोट्स दिए हैं ना, एसएससी के सारे नोट्स, एलआर के सारे शॉर्टकट्स यश सर के मेरे पास है, वो तुम ले लो. वो नॉलेज को जमा करते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं. कुछ जो बच्चे होते हैं वो बारिश का पानी या नॉलेज या चेंज आने से अपने अंदर तो परिवर्तन करते ही करते हैं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं. जैसे कि बारिश का पानी पड़ने से इनके अंदर से फसल उगती है, इनके अंदर से वेजिटेशन निकलता है और उस वेजिटेशन का लोगों को भी फायदा होता है और वो जमीन भी हरी हो जाती है. जैसे कि क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ के सक्सेस स्टोरीज जो है, इन बच्चों ने उस नॉलेज का, उस बारिश का ऐसा फायदा उठाया कि उन्होंने अपने अंदर तो परिवर्तन किया ही किया और कई लोगों को मोटिवेट कर दिया. इस पूरी चीज को समराइज करती हूं 3 फॉर्म्स में. पहले टाइप के स्टूडेंट्स जिनको टीचर कितना भी बोले उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, नॉलेज उनके पार से बह के चला जाता है, एंड जनरली दीज पीपल आर नॉट सक्सेसफुल. सेकेंड, जो नॉलेज को जमा तो करते हैं लेकिन उसको अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेते हैं. और तीसरा, जो नॉलेज की वजह से अपने रूटीन में, अपने लाइफ में जो चेंजेस लाते हैं, वो चेंजेस से फायदा उनको तो होता ही होता है और उसके बाद वो दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं. तो बेसिकली इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन माइंडसेट, ह्यूमन एटीट्यूड ऐसा होता है. पहला, जब उस पर कोई नॉलेज की बारिश करे तो वो उसको वेस्ट करता है. ऐसा इंसान लाइफ में कुछ नहीं करता, द फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड, जब कोई उसको नॉलेज की बारिश करे तो सिर्फ वो नॉलेज को जमा करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है. ऐसे बच्चे दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, खुद कुछ नहीं करते. और तीसरा कैटेगरी होता है जब उस पर नॉलेज की बारिश होती है तो वो अपने एटीट्यूड, अपने माइंड को, अपने हार्ट को चेंज करता है उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए और अपना तो फायदा करता ही करता है, फिर दूसरों का भी फायदा हो जाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल साइकोलॉजी में दिया जाता है एक जमीन की तरह. कुछ अर्थ ऐसी होती है जो बारिश के पानी को टिकने नहीं देती, जैसे सीमेंट के रोड्स, बारिश का पानी गिरता है, बह जाता है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं. सेकेंड, कुछ जमीन ऐसी होती है जो पानी को जमा कर सकती है, उसके अंदर से कुछ उगा नहीं सकती है, जैसे तालाब और पॉन्ड्स बनते हैं. और तीसरा, कुछ जमीन ऐसी होती है जो उस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके एक नया फूट के जो बाहर निकलते हैं, एक परिवर्तन अपने अंदर जो लाते हैं, जो हरियाली अपने अंदर लाते हैं, तो अपने आप को तो बदलते ही हैं, दूसरों को भी उसका फायदा पहुंचाते हैं. आप देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो स्टूडेंट्स. और थर्ड कैटेगरी के ही बच्चे कहलाते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ के विक्टर्स. Clear? So wish you all the very best, students. See you for the next Quest Pod session. By the time, keep reading, keep studying. Wish you all the very best.